तो नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 चल रहा था और उसमें हमने अभी तक 2 वीडियो बना लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ मैं आपको लिंक अवेलेबल करवा दूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ऋतुएं होगा। तो देखिए, पहले एक बार इसको रीड कर लेते हैं, फिर अच्छे से समझने वाले हैं अपन। ठीक है। तो मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नताएं नहीं होती है। यदि भी वर्षा के प्रारूप में भिन्नताएं होती है। आप अपने क्षेत्र में किस प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल। देखो, यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि जो ऋतुओं के बारे में बताया जा रहा है, ऋतुएं। ठीक है। देखो, ऋतुएं जब भी चेंज होती है ना, जैसे अपन अगर राजस्थान की बात करें तो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, और वर्षा ऋतु। मेनली वर्षा ऋतु को अपन एक तो मानसून का आगमन और एक मानसून का जब वापस मानसून का लौटना। ठीक है। अब यहाँ पर मेनली अपन 3 ऋतु देखते हैं: शीत, ग्रीष्म और वर्षा। देखो, जब भी एक ऋतु से दूसरी ऋतु में क्या होता है, चेंज कन्वर्ट होता है, तब बहुत ही ज़्यादा अपने को टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलता है। टेम्परेचर के साथ साथ और भी चीज़ें अपने को देखने को मिलती है। मेनली अगर अपन तापमान की बात करें तो तापमान में अपने को क्या देखने को मिलता है यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे शीत ऋतु में अगर मैं बात करूँ आपसे, तो शीत ऋतु में जो तापमान है बहुत ही कम हो जाता है। जैसे राजस्थान की बात करूँ मैं, तो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में बहुत सी बार क्या होता है कि टेम्परेचर, अगर बूंदी जैसे शहर की बात करूँ तो यहाँ पर 45 से 50 डिग्री, और वेस्टर्न राजस्थान में 45 से 50 डिग्री तापमान हो जाता है। तो देखो कितना गेप, जो तापमान के बीच में कितना गेप है। एक ऋतु से जैसे ही दूसरी ऋतु में अपन जाते हैं तो कितना गेप अपने को देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार वर्षा ऋतु में भी 25 से 35 डिग्री के बीच टेम्परेचर रहता है। तो ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा अपने को देखने को मिलता है, और ज़्यादातर कहाँ पे मिलता है? देश के आंतरिक भागों में देखने को मिलता है। कहाँ पे मिलता है? देश के आंतरिक भागों में ये जो विभिन्नता है तापमान की, ये अपने को देखने को मिलती है। जबकि अगर मैं बात करूँ तटीय मैदान में ये सारी चीज़ें अपने को देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पर समुद्र रहता है। समुद्र के जल के कारण जो जल की जो नेचर होता है वो लेट से ही क्या होता है, गर्म होता है, और लेट से ही ठंडा होता है। इस कारण तटीय भागों में इस तरीके का अपने को देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि तटीय भागों में जो टेम्परेचर रहता है वो टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन अपने को देखने को नहीं मिलता है। जबकि देश के आंतरिक भागों में ये बहुत ज़्यादा अपने को ऋतु में देखने को मिलता है। ये इधर क्या है, अरब सागर है, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है। अब ये वाला जो एरिया है पूरा, ये तटीय एरिया है, तट। ठीक है, तटीय या कोस्टल एरिया है। ये वाला भी कोस्टल एरिया है। ठीक है। इसके आसपास वाली जो एरिया है ना, इसमें अपने को ज़्यादा तापमान में विभिन्नताएं देखने को नहीं मिलती है। जबकि अगर अपन देश के आंतरिक भागों की बात करें, आंतरिक पार्ट वाला जो भाग है, इसकी बात करें, तो यहाँ पर अपने को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में विभिन्नताएं देखने को मिलती है। ये जो पैराग्राफ है ये समझाने की कोशिश कर रहा है अपने को। और अगर मैं देखो, चेन्नई में जो 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ठीक है। जब अपन नॉर्थ से ऊपर की ओर बढ़ते हैं ना, तब टेम्परेचर में विभिन्नताएं आती है। ठीक है। देखिए, आगे बताता हूँ मैं। जबकि उत्तरी मैदान में ये 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। कब की बात कर रहे हैं अपन? दिसंबर के महीने की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। चलो, अभी तो ये कंप्लीट हो गया ना। अब देखो, शीत ऋतु अपन देखते हैं, लेकिन शीत ऋतु देखने से पहले एक बार और समझा देता हूँ मैं ये। ठीक है। अब देखो, लेकिन वर्षा जो होती है, वर्षा में विभिन्नताएं देखने को मिलती है अपन को। क्या देखने को मिलती है? विभिन्नता देखने को मिलती है वर्षा ऋतु में।
अब देखो क्योंकि वर्षा सब जगह एक जैसी नहीं होती, ठीक है, वर्षा का जो पैटर्न है वो अलग है। कुछ जगह पर बहुत अधिक वर्षा होती है, कुछ जगह पर बहुत कम वर्षा होती है, ठीक है ना। तो वर्षा का जो पैटर्न है वो अलग है, वो आगे और भी देखने वाले हैं। अब देखो मेनली जो भारत है उसको 4 ऋतुओं में बांटा गया है। मानसून का आगमन, मानसून का वापसी का काल, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। ये दोनों एक में ही, अपने राजस्थान की साइड में ये दोनों एक में कर लेते हैं। किसमें? वर्षा ऋतु। ज़्यादातर भारत में वर्षा ऋतु कर लेते हैं, लेकिन ये अभी अपनी बुक में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब देखेंगे अपन शीत ऋतु देखने वाले हैं, ठीक है। शीत ऋतु देखिए, देखो शीत ऋतु, देखो उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। शीत ऋतु अगर उत्तरी भारत की बात करें तो कब से कब तक रहती है? नवंबर से, मिड नवंबर से कब तक रहती है? फरवरी तक रहती है, फरवरी तक रहती है, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या है इसका? मध्य नवंबर से फरवरी तक। देखो भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। अगर मैं बात करूँ शीत ऋतु में सबसे जो ठंडे महीने होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? दिसंबर और जनवरी का जो महीना होता है वो सबसे ठंडा होता है। अब देखो तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में ये 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती है। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों में हिमपात होता है। देखो अब बात करते हैं अपन इसकी। देखिए देखो अगर हम साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगे ना, शीत ऋतु की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। शीत ऋतु में क्या होगा? अगर मैं साउथ से नॉर्थ की ओर जाता हूँ तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम होता जाता है। टेम्परेचर क्या होता है? कम होता जाता है। यहाँ पर तो जो नॉर्थ इंडिया है इसमें 10 से 15 डिग्री सेल्सियस रह जाता है, जबकि यहाँ पर जो चेन्नई वाला पार्ट है यहाँ पर 23 से 24 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर क्या रहता है? तापमान रहता है। अगर हिमालय वाले एरिया में जाए तो यहाँ पर बर्फबारी होती है। क्या होती है? बर्फबारी, ठीक है। हिमपात होता है, हिमपात या स्नोफॉल होता है, ठीक है ना। कहाँ पे? हिमालय वाले रीजन में ये सारी चीज़ें अपने को देखने को मिलती है। अब आगे देखिए, इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती है तथा इसलिए देश के अधिकतर भागों में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पे होती है, क्योंकि वहाँ से ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती है। देखो इस पूरे टॉपिक को मैं समझा रहा हूँ आपको एक चित्र के माध्यम से। देखिए कौन सा चित्र? हाँ, ये इसके नीचे वाला देख लो। देखो अब क्या होता है इस टाइम पे, ये वाली जो पवनें हैं, व्यापारिक पवनें यहाँ पर क्या होती है? चलती है, ठीक है, इधर से। तो ये कहाँ से आती है? ये वाली पवनें चल रही है, ये पवनें देख रहे हो ना आप, ये पवनें ये इधर से इधर इस साइड पे चल रही है। अब जब मानसून जाता है ना तब इस टाइप की पवनें चलती है, लेकिन अभी किस टाइप की पवनें चल रही है? सर्दी के टाइम में इस टाइप की पवनें चल रही है। अब एक बार मैं इधर तुम लोगों को और भी समझा देता हूँ अच्छे से। मान देखिए ये क्या है? ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है ना, ये भारत है। शीत ऋतु की बात कर रहा हूँ मैं। एक बार पूरा मैं आपको समझा देता हूँ शीत ऋतु का के बारे में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और भी। देखो अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो हवाएं चलती है, हवा किस किस दिशा से किस दिशा में चलती है? हवा हाई टेम्परेचर से, जहाँ पर हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। और लो प्रेशर कहाँ होगा? जहाँ पर टेम्परेचर टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पर लो प्रेशर होगा, ठीक है। अब देखो इस टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे क्या होता है कि जो सूर्य देवता है वो मकर रेखा पर सीधा चमकते हैं। कहाँ पे चमकते हैं? यहाँ पे। तो टेम्परेचर ज़्यादा किस साइड में होगा? हिंद महासागर वाला जो एरिया है इधर ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इस कारण इधर टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पर
एयर का प्रेशर कैसा होगा, एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा, हाई होगा। अगर हाई होगा तो हवाएं किस दिशा से किस दिशा में चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती है। अब हवाएं किस साइड से चलने लग जाएगी, ऊपर से नीचे की ओर चलने लग जाएगी, इस साइड से। ठीक है, मतलब भारत में हवाएं किस साइड से चलेगी, इस साइड से चलने लग जाएगी। ये हवाएं क्या हो रही है, चलने लग गई है। आ रही है तुम लोगों को बात समझ में? इस तरीके से हवाएं क्या चलने लग जाएगी, चलने लग जाएगी। क्योंकि ये लैंड वाले पार्ट से निकल रही है तो इसमें पानी की मात्रा नहीं होती है, इस कारण सर्दियों में यहाँ पर भारत में बरसात नहीं होती। लेकिन क्या होता है कि कुछ हवाएं इस बंगाल की खाड़ी से निकल जाती है, इस वाली पार्ट से, इस वाली, ये वाला बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से निकल जाती है और यहाँ से इस वाली जो जगह है ना, ये वाला जो जगह है, ये यहाँ पर बहुत ही भयंकर तरीके से क्या करती है, सर्दियों में बारिश होती करती है। और ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है कोरोमंडल तट। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। यहाँ पर बहुत ही भयंकर ये बारिश करती है, इस कारण तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है वहाँ पर सर्दियों में बारिश होती है। आगे आपको शायद आपको बात समझ में, ठीक है। यहाँ पर लो प्रेशर जोन बन जाता है हिंद महासागर में सर्दियों के टाइम पे, तो हवाएं ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं अपन, ठीक है। और जो तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है ना, यहाँ पर क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है। अब आगे देखिए, देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे हल्की पवनें इस क्षेत्र की बाहर की ओर प्रवाहित होती है। ये पढ़ रहे हैं ना, शीत ऋतु, ये ना भाई, हाँ। उच्चावत से प्रभावित होकर ये पवनें पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में गंगा घाटी में बहती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती है। देखो इस वाला जो एरिया है ना, इसमें आसमान ज़्यादातर साफ रहता है। आसमान साफ रहेगा, इस जब बादल ही नहीं बनेंगे तो आसमान क्लियर दिखेगा। इसी तो सर्दियों के मौसम में आसमान बिल्कुल साफ रहता है, तापमान और आर्द्रता कम रहती है। तापमान तो वैसे ही सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी तो तापमान कहाँ से ज़्यादा होगा, और आर्द्रता, जब बारिश ही नहीं होगी तो आर्द्रता कहाँ से रहेगी, आर्द्रता मतलब गीलापन, वो वाला। और ज़्यादा तूफान वगैरह नहीं आएंगे, बिजलियाँ वगैरह करके कि नहीं, तो जो पवनें हैं वो भी क्या रहेगी, शीतल रहेगी, मतलब ज़्यादा फाफू नहीं करेगी, ठीक है। अब देखो शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इस कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय भाषा में महावट कहा जाता है, की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। अब देखिए भाई, एक और मैं आपको समझा देता हूँ, एक और चित्र के माध्यम से आपको मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। वीडियो पूरा देखना, ठीक है। ये क्या आ जाता है, अपना एशिया महाद्वीप हो गया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अपना एशिया महाद्वीप हो गया, ठीक है। एशिया महाद्वीप में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये पूरा तो क्या हो गया, एशिया महाद्वीप हो गया। ये अपना प्यारा भारत हो गया, ठीक है ना। ये पारस की खाड़ी हो गई, ये मैंने पूरा एशिया बना दिया यहाँ पे, ये मैंने अफ्रीका बना दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ पार्ट और भी है, ये एशिया का पार्ट है। अब यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ना, ये स्वेज नहर है। कौन सी नहर है, स्वेज नहर, स्वेज नहर, ठीक है। इधर लाल सागर है, लाल सागर इधर है। ये पूरा इस साइड पे है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। अगली बात समझ, भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। देखो अब सर्दियों के टाइम पे यहाँ पर क्या होता है, ये चक्रवात आते हैं। यहाँ पर क्या आते हैं, चक्रवात। जैसे अपन, अगर ये चक्रवात है ना, अगर अपनी तरफ आती है ना गर्मियों के टाइम पे, जिन्हें अपन बबूलिया कहते हैं, इस तरीके से चलते रहते हैं। ये जब समुद्र में आते हैं तो चक्रवात बन जाते हैं। अब ये इस तरीके से चलते चलते क्या होता है कि इस साइड में आ जाते हैं,
और ये क्या होते हैं, पानी अपने साथ लाते हैं। तो ये सर्दियों में भारत में क्या कर देते हैं, इस तरीके से बारिश कर देते हैं। ऊपर की साइड पे जब ये जाते हैं हिमालय वाले रीजन में, तो यहाँ पर बर्फबारी होती है बहुत भयंकर तरीके से। अरे ये बात समझ में, बर्फबारी यहाँ पर होने लग जाती है। हालांकि ये जो भूमध्य सागर से जो चक्रवात आते हैं ये बहुत ही कम बारिश करते हैं, लेकिन ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है ना, नर्दर्न इंडिया, जैसे राजस्थान हो गया, कुछ पार्ट हरियाणा का हो गया, पंजाब का हो गया, कुछ यूपी का पार्ट हो गया, यहाँ पर बारिश होती है। इस कारण ये जो बारिश है ना, इसे मावट के नाम से जानते हैं अपन। मावट, मावट या मावट, जो भी, महावट आदि के नाम से इसे अपन जानते हैं। और ये जो बारिश है ये गेहूं की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। गेहूं की फसल के लिए क्या होती है, बहुत ही लाभदायक होती है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। गोल्डन ड्रॉप्स या सोने की बूंदे कहा जाता है। अगली बात समझ में आपको, क्या कहा जाता है, गोल्डन ड्रॉप्स या सोने की बूंदे इन्हें कहा जाता है। आगे देखिए, देखिए, प्रायद्वीप भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। जबकि प्रायद्वीपीय जो पार्ट है ना, प्रायद्वीप पार्ट में ज़्यादातर यहाँ पर वेरिएशन अपने को देखने को नहीं मिलता है। इस वाले एरिया में अपने को ज़्यादातर वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर समुद्र पास में होने के कारण ना तो ज़्यादा टेम्परेचर गिरता है, नहीं कम टेम्परेचर रहता है। ठीक है ना, तो मतलब मिड टाइम रहता है, सर्दी में भी और गर्मी में भी। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं, आगे चलते हैं ग्रीष्म ऋतु। देखो, सूर्य के उत्तर की ओर, जूम कर देता हूँ भाई मैं तुम लोगों के लिए यार। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। देखो, मार्च से मई तक तो भारत में क्या पाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु। मार्च से मई क्या पाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। लेकिन अभी तो समझ में नहीं आ रहा मेरे को यहाँ पर कि अभी तक भी गर्मी पड़ रही है यहाँ पे बहुत भयंकर। राजस्थान में आज की तारीख तक भी बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है। अभी जो सितंबर का महीना चल रहा है, फिर सितंबर ख़त्म होने वाला है, अक्टूबर चलने वाला है। ठीक है ना, आज 27 सितंबर हो गया, फिर भी इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि टेम्परेचर सारा चेंजेस वगैरह होने लगा। तो मेनली जो उत्तर भारत में जो गर्मी पड़ती है वो मार्च से मई के महीने में पड़ती है। इसके बाद बारिश का मौसम आ जाता है। देखो, तापपट्टी के स्थानांतर के प्रभाव के कारण विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश, गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तरी पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान क्या होता है, कम होता है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायुदाब में क्या होती है, कमी होती है। जब तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना, छोटा नागपुर पठार तथा एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। देखिए वही, अब आगे देखिए आप लोग, एक बार और मैप बना के मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो, जब जून के महीने मतलब मई जून के मौसम में क्या होता है कि जो सूर्य है वो ऊपर की ओर वापस आना स्टार्ट कर देता है। कहाँ पे, कर्क रेखा की ओर आना स्टार्ट होता है। और जून में जो सूर्य है वो सीधा कर्क रेखा पे चमकता है। कहाँ चमकता है, कर्क रेखा पर चमकता है। ठीक, आ रही है बात समझ में। जून में सूर्य कहाँ चमकता है, कर्क रेखा के ऊपर चमकता है। अब क्या होता है कि जैसे सीधा चमकेगा सूर्य तो टेम्परेचर ज़्यादा होना ही है, ये कर्क रेखा है भाई। अब जब सूर्य यहाँ इस वाले एरिया में चमकता है तो एक तो यहाँ पर रेत का नेचर होता है कि जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है। तो ये रेत बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है और इस वाले एरिया में क्या हो जाता है, हाई टेम्परेचर के कारण लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है और हवाएं
इस साइड से चलने लग जाती है। इधर क्या है, हाई प्रेशर जोन, हाई प्रेशर इधर क्रिएट हो जाता है, तो हवाई इस तरीके से यहाँ पर चलने लग जाती है। अब देखिए, लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती है जो दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है कि लू क्या है, तो लू उत्तर भारत में चलने वाली गर्म धूल भरी आंधियों को कहा जाता है, या धूल भरी पवनों को कहा जाता है, ये याद रखना। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तर भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती है। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती है क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है तथा अपने साथ ठंडी समीर का मतलब हवा, पवन, ठीक है, एवं हल्की बारिश लाती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गर्जन वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है। वैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिमी बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। आ गई बात समझ में? काल बैसाखी कहा जाता है, पश्चिमी बंगाल में कहा जाता है। और देखो, ये जो धूल भरी आंधियाँ चलती है ना, उत्तरी भारत में तो धूल भरी आंधियाँ चलती है। बहुत सी बार जो आंधियाँ चलती है वो अपने साथ बारिश भी ले आती है, तो मौसम को थोड़ा शानदार कर देती है, ठंडा कर देती है, ठीक है। और इसे पश्चिमी बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्राय पूर्वी मानसून वर्षा होती है। इस कारण आम जल्दी पक जाते हैं, इस कारण इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। देखो, मानसून आने से पहले, मानसून के पहले पूर्व मानसून आता है, ठीक है, मानसून, ठीक है। पूर्व मानसून के कारण क्या होता है कि जो आम की वर्षा आमों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इस कारण ये जो आम की जो फसल होती है उसके लिए आम लाभदायक होता है। इस कारण इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। बच्चों, आज का अपन जो टॉपिक है यहीं पे ख़त्म करेंगे। आगे वर्षा ऋतु और मानसून का आगमन अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।